हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, आपको मैं जो कुछ भी बताता हूं वो मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। यानी जो चीजें हम रोजमर्रा में देखते हैं, जो केसेज हम रोजमर्रा में कोर्ट में डील करते हैं, उनके आधार पर वो चीजें मैं आपके लिए लेकर के आता हूं कि भाई क्या चीज प्रैक्टिकल है और क्या चीज प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कानूनन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां आप लोग खुद गलती करके अपने केस को बिगाड़ लेते हो। तो ऐसे ही कुछ मामले रिसेंटली अभी मेरे पास आए, जिनके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आपके ऊपर केस चल रहे हैं तो आपको प्रक्रियाओं को मिनिमम से मिनिमम रखना है। यानी जो चीज़ आवश्यक है केवल आपको वही कदम उठाना है। अनावश्यक रूप से मैं ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, और नंबर ऑफ केसेज आप लोग बढ़ा लेते हैं, उससे आपका खर्चा भी बढ़ जाता है, फाइनेंशियली आपका ब्रेकडाउन होता है। इसके अलावा एक केस चलाना इंडिया में बहुत मुश्किल, और ऑलरेडी आप पे 3-4 केस चल रहे होते हैं और आप अननेसेसरी अगर 2-3 केस और चला लोगे तो वो केवल आपका टाइम खराब हो रहा है। आपके दिमाग में वो तो रहेगा ना, जब उस केस की डेट लगेगी, चाहे उस केस में कुछ हो या ना हो, एक टेंशन रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना। जितना सिंपल आप चीज़ों को रखोगे उतना स्मूथली आप बाहर आओगे, और जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना ज़्यादा आप परेशानी में पड़ोगे। एक 498 की सिंपल से एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर में कुछ होता है नहीं। मेन बात है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है उनके नाम आपको हटाने, जब चार्जशीट आ जाएगी क्वेश्चन डाल के स्टे ले लेना, बात हो गई खत्म। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 498 आ गया, कहीं पे आप ज्वेलरी को साबित करने बैठे हैं, कहीं पत्नी पे 406 का केस लगा रहे हैं, कहीं आप जो है स्टे के ले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक घुमाते हैं बिना मतलब के, और उसके बाद 498 में जो होना है वो तो उसी प्रक्रिया में होता है। तो एक अनावश्यक रूप से आप कई सारी प्रक्रियाओं में पड़ जाते हैं, जो कि पढ़ने का कोई लॉजिक है ही नहीं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अभी कल मेरे पास कुछ लोग मिलने के लिए आए थे मध्य प्रदेश से, तो वहाँ पर मैंने देखा कि उन्होंने क्या कर रखा था, एक तो सेक्शन 9 का केस डाल रखा था। मैंने पूछा अपने पत्नी को रखना है, पत्नी को नहीं रखना है। सेक्शन 9 क्यों डाला भाई, कोई मतलब उसका है नहीं। और अभी अगर आके वाइफ को किसी ने सजेस्ट कर दिया कि सेक्शन 9 में आके मेंटेनेंस का केस लगा दो, सेक्शन 24 लगा दो, फंस जाएगा आपका सेक्शन 9 का केस। दूसरा, आपको डाइवोर्स चाहिए, अगर सेक्शन 9 को सामने वाली पार्टी अपियर होकर के खींचने पे आ गई ना, 5 साल भी खींच देगी। यानी 5 साल तक आप डाइवोर्स का केस फाइल नहीं कर पाओगे, तो आपकी तो लाइफ स्पॉइल हो रही है। और उस सेक्शन 9 से एक फायदा बता दो जो आपको मिल रहा हो, जिस वजह से आपने डाल रखा हो। कोई भी स्टेप अगर हम लेंगे तो कम से कम ये तो देखेंगे ना कि इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। क्या ऐसा है कि आपने सेक्शन 9 डाला तो आपको मेंटेनेंस में फायदा मिल जाएगा, मेंटेनेंस नहीं लगेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आज के समय पर। क्या ऐसा है कि आपने सेक्शन 9 डाल दिया तो आपके 498 पे कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा भी नहीं है। तो आपको मिल क्या रहा है, आपका तो कुछ ना कुछ जा ही रहा है सेक्शन 9 की वजह से। तो कोई मतलब नहीं था, अनावश्यक डाला हुआ था। अब सेकंड चीज आती है कि उन्होंने एक और केस डाला हुआ था, मम्मी से अपने ऊपर 125 करवा लिया कि मेंटेनेंस का केस। पहले भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो इस पर बनाया था, र्यूमर्स, वो आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं, भाई आप ऐसे काम मत करिए। कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है और माँ बाप केस डाल रहे हैं अपने भरण पोषण के लिए बच्चे पे, जो जनरली होता नहीं। और मैट्रिमोनियल के केस में कोर्ट को बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आती हैं, कोर्ट और नेगेटिव हो जाता है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें करके कोई बेनिफिट नहीं है, इससे केवल आपको नुकसान होता है, और एक केस की प्रक्रिया और आप चला रहे होते हैं। तो अब अगर आप खुद ही अपने 3 केसेज को 6 केसेज में तब्दील कर देंगे तो इसमें किसी का दोष नहीं है। आप केवल उतना काम करिए जितना जरूरी है। भाई किसी के ऊपर एक डीवी का केस आ गया, आप पूरी कोशिश करिए कि डिस्चार्ज हो जाए या डीवी का डिसमिसल हो जाए, या कुछ भी नहीं होता तो बाद में एंड में क्वेश्चन डाल दिया, वहां पे ट्राई कर लीजिए। ठीक, अगर 125 का केस आ गया तो उसमें आप रिप्लाई फाइल करके खुद के बचाव का कोशिश कीजिए। 498 है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से डील कीजिए। उनको दबाव में लेना है तो प्रॉपर कंक्रीट उन पे काउंटर केसेस कीजिए। अब काउंटर का भी मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया कि दबाव तो बनेगा, ऐसा नहीं हुआ करता है। अभी कल एक किसी से मेरी बात हो रही थी, वो कहते नहीं मैं तो यही वाला काउंटर डालूंगा। अब हम उनको समझा रहे थे कि भाई जिस काउंटर की आप बात कर रहे हो प्रैक्टिकली इसमें आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ना 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 ना, ना मतलब वो आर्ग्यूमेंट करने लगे। तो लास्ट में मुझे यही कहना पड़ा, फिर ठीक है आपकी जैसी मर्जी वैसा कर लीजिए। देखिए, हम किसी से भी एडवाइस लेते हैं तो हम इसीलिए लेते हैं कि उसका इनपुट हमको मिल सके। अगर हम अपनी ही बात पे रहेंगे तो किसी एडवाइस का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर हम काउंटर केसेज में भी जा रहे हैं तो पहले हम ये ध्यान रखें कि हम चाहते क्या हैं। जब मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, वो थोड़ा प्रेशर में आ जाए। तो एग्जैक्टली वही तो हम भी कह रहे हैं कि उन्हें प्रेशर में लाने के लिए जो चीज़ आप कह रहे हो ये ठीक नहीं है, आपको कुछ और करना पड़ेगा, समथिंग बिग। अब अगर आप सोचने को ही तैयार नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं, आपने अपने मन में बिल्कुल माइंडसेट कर लिया कि जो मैंने सोचा है मुझे यही करना है, तो इसका कोई उपाय नहीं है दोस्तों। फिर तो वही है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा है, उसे आप समझाते हैं कि हाथ जलेगा, नहीं मानता, हाथ लगा देता है, हाथ जल जाता है, उसके बाद मानता है। तो फिर आपके ऊपर है कि चोट खा के मानना है या पहले मान लो।
तो इसलिए दोस्तों जो काउंटर केस है वो भी कंक्रीट होने चाहिए। जिन काउंटर केसेस से एक्चुअल में उनके ऊपर प्रेशर आ सके वो आपको फाइल करना है। अब टेक्निकल मैटर है, क्या काउंटर केस, कैसे काउंटर केस, वो मैटर टू मैटर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल मेरा जो बताने का मकसद है आपको इस वीडियो में वो ये है कि अननेसेसरी केसेज मत बढ़ाइए। ऐसा करके आप अपने आप को, अपने दिमाग को पजल्ड कर रहे हैं, अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ठीक से केस नहीं लड़ पाते, इवन रात को सो नहीं पाते। तो ऐसा मत करिए। अपना फाइनेंशियल बर्डन भी थोड़ा कम कीजिए, अपने केसेज, नंबर ऑफ केसेज भी कम करिए। अब देखिए ऑटोमेटिक ही आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 1 केस और 6 केस, 2 केस और 5 केस में फर्क होता है। तो सिंप्लिसिटी में आओ और आराम से इससे बाहर निकल जाओ।